Hello viewers, today we will discuss about a physical quantity that is force related to physics. So in this session we will discuss about what is force, okay, the SI unit of force, what is the dimensional formula of force, what is the formula of force, what is the effects of the force and the nature of the forces. Okay, so one by one we can relate this. Okay, so first one is definition of force. So फोर्स को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज ये एक हमारे पास एक सरफेस है, ओके, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट पहले से स्टैटिक्स में है और अगर इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में आ गया। ओके, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पुश किया, पुश करने से क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट में एक वेलोसिटी क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर ये पहले से वेलोसिटी में है और उसे मैंने क्या किया, दूसरे साइड से अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टैटिक्स में आ गया। डेट मीन्स अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे अगर स्टॉप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर वो स्टैटिक्स में है, मीन्स ऑब्जेक्ट अगर पहले से स्टैटिक्स में है और उससे अगर आपको मोशन देना, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली फोर्स है क्या, तो बेसिकली फोर्स क्या है, पुश एंड पुल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं क्या है, पुश एंड पुल। ओके, सो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो द पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, कैसा ऑब्जेक्ट, जिसके पास मास होना चाहिए, अगर उसके पास मास है और हमने उस पर अगर फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसके वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंजेस। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, फोर्स है। ओके, सो फोर्स जो बेसिकली है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी और हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एंड नंबर टू इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, इसमें डायरेक्शन ना हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन both are present, therefore that quantity is called vector quantity. So force is a physical quantity which is related to vector quantity. Why it is a vector quantity? क्योंकि फोर्स के पास अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है और सेकेंड थिंग डायरेक्शन भी, है ना। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ठीक है, इसका ये जो डायरेक्शन हो गया ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट थिंग, the SI unit of force. So SI unit of force is न्यूटन। ठीक है, जो फिजिसिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्हीं के ऑनर पे इसका SI यूनिट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SI बेस यूनिट। सो SI बेस यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से है, फॉर्मूले से आया। ठीक है, सेकेंड इज डेरिवेशन फ्रॉम अदर क्वांटिटी। ये जो हमारा F इज इक्वल टू ma, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बेसिकली हमारा क्या है, फोर्स का एक फॉर्मूला कह सकते हैं इसे। ठीक है, और इस रिलेशन में क्या है, अगर मास हमारा अगर जीरो हो जाए, अगर मास हमारा जीरो हो जाए तो पूरा फोर्स क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। दैट मीन्स ये जरूरी है कि जब भी फोर्स अप्लाई करना है तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, जो कि डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फोर्स। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज L मींस लेंथ, M मींस मास एंड T इनवर्स 2, T मींस टाइम। ओके, नेक्स्ट, द फोर्स हैज डिफरेंट इफेक्ट्स, द फोर्स हैज डिफरेंट इफेक्ट्स एंड हियर आर सम ऑफ देम। फोर्स अप्लाई करने के बहुत सारे इफेक्ट्स हम लोग को नेचर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू अ मूव। अगर कोई बॉडी पहले से स्टैटिस्टिक्स में है,
ठीक है, स्टैटिक्स में है, दैट मीन्स अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, ठीक है, ये भी एक इफेक्ट है फोर्स का। सेकेंड वन इज इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन, ठीक है, अगर पहले से कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, अगर पहले से कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके उसे या तो स्टॉप कर सकते हैं या तो उसका स्पीड को क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये जो फोर्स है, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो उसे बढ़ा सकते हैं या तो उसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग कोई व्हीकल, ठीक है ना, अगर व्हीकल अगर हम मूव करा रहे हैं तो उसमें एक रहता है एक्सीलरेटर, अगर एक्सीलरेटर को हम लोग हाई करते हैं तो बाइक या कार का स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डेट मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, ये एक्सीलरेशन मोशन में आ गया है, ठीक है। अगर हमें बाइक को रोकना है तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, उसका स्पीड में क्या होगा, रिटार्डेशन आ जाएगा, ओके। सो रिटार्डेशन आने से वो भी एक तरह का एक्सीलरेशन है जो कि एक नेगेटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है, उसके आने से क्या होगा, फिर से स्पीड में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी अलोंग इट्स शेप एंड साइज। इसको अप्लाई करने से यानी फोर्स अप्लाई करने से मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज इसका मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में, सपोज ये इस डायरेक्शन है, ठीक है, अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और इसे डायरेक्शन इसका कर दिया साउथ कर दिया, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। सो ये तो बहुत बेसिक सा चीज हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फंडामेंटल नेचर ऑफ अ फोर्स, ओके। सो फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स, ओके। सो नेचर ऑफ फोर्स हमारे पास चार है, वैसे तो फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हो गए लेकिन हम किस में, चार कैटेगरी में उसे डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज gravitational force, okay. Number two is weak nuclear force. Number third is electromagnetic force, and number fourth is strong न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली ये चार फोर्स के टाइप्स हैं। नंबर वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने कुछ डिस्कशन किया हुआ है। सेकेंड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि हमारे लिए अभी न्यू है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि क्लास 10th में आप लोग बेसिक जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। एंड नंबर फोर्थ इज अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि आपके लिए अभी न्यू है। So one by one we can discuss about these things, okay. Now the first force is gravitational force. So ये gravitational force it is discovered by न्यूटन, जिसे हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं ना, सर आइजैक न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मासिव ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ये जो फोर्स है एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसमें लगता है, मासिव ऑब्जेक्ट्स। मासिव ऑब्जेक्ट्स मींस जिसके पास मास होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या कि इसे हम लोग समझते हैं जैसे एक मास m1 का ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारा r। तो
इन दोनों के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहता है। जैसे हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इन दोनों के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहता है, ठीक है। इन दोनों के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहता है, बट हमेशा हम देखेंगे कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स है? तो जब भी अट्रैक्शन का फोर्स को अगर हम लोग को देखना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो मासिव होना चाहिए, काफी मास होना चाहिए। जैसे ये फोर्स बेसिकली देखने को मिलता है सन और मून के बीच, या तो सन और अर्थ के बीच, यानी सोलर सिस्टम के बीच ये जो फोर्स है हमें बेसिकली देखने को मिलता है। यानी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जितना अधिक मास होगा वो उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे से विजिबल होगा। ओके, सो इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मासिव ऑब्जेक्ट। तो इसे हम डिराइव करके देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 एंड द सेकेंड इज m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा r। तो फोर्स जो होगा वो देखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों मास के प्रोडक्ट के। एंड सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है विथ स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास फोर्स क्या जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें हटाकर इक्वल का साइन लाना है, डेट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो हियर इज द कांस्टेंट इज g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ force related to gravitational force. Here m1 and m2 are massive objects, r is distance between them, and g is a universal constant। और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है, g का जो वैल्यू है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जो यूनिट है ये हमें यहां से ही सॉल्व करने से मिल सकता है। ठीक है, तो ये g का वैल्यू हमें याद रखना है। नेक्स्ट थिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलता है? नंबर 1 इज इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये काफी लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसा कि अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि ये जो फोर्स है बेसिकली सन से मून या तो सन टू अर्थ या सोलर सिस्टम में बेसिकली ये देखने को मिलता है। तो ये काफी लॉन्ग रेंज होते हैं। तो नंबर 1 इज लॉन्ग रेंज फोर्स एंड नंबर 2 इज इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। What is inverse square law? Inverse square law का मतलब है that is f is directly proportional to 1 upon r square। That means ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर से क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। रेसिप्रोकल रिलेशन है ये। ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम होते जाएगा। नंबर 3 इज it always attractive in nature। नेचर में ये जो फोर्स है हमेशा अट्रैक्शन ही करेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। एंड नंबर 4 इज इट इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नाउ द सेकंड फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो इट इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग बीटा डीके। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज बीटा डीके। So in the nuclear energy, there are two processes. Number 1 is fission process
and number 2 is fusion process. Okay, in the fission process, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी टूट जाता है, और टूट के क्या करता है, रेडिएशंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। और वो रेडिएशंस कौन होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और गामा होते हैं। अल्फा जो होते हैं पॉजिटिव इन नेचर, बीटा इज नेगेटिव इन नेचर एंड गामा इज न्यूट्रल। ये बेसिकली क्या होते हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। एनर्जेटिक पार्टिकल्स बेसिकली ये एनर्जी को लेके पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अल्फा जो है वो बेसिकली हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, एंड जो बीटा होता है ये होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी के डीके से क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज। नंबर 1 properties is it is 10 to the power 25 times greater than the gravitational force। ये जो फोर्स होता है 10 to the power 25 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। नंबर 2 इज इट exist between lepton and मेसन। ओके, ये जो लेप्टन और मेसन जो होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली होते हैं, ठीक है। लेप्टन क्या होते हैं, बेसिकली लेप्टन इज न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो कि एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 3 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो नंबर 3 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो क्लास 10 में हम लोगों ने कूलम्स लॉ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट क्या है, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है अगर नेचर में कोई एक चार्ज है Q1 और एक कोई दूसरा चार्ज है Q2, तो ये दोनों चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस हो गया r, तो इन दोनों के बीच हमेशा एक फोर्स लगा रहता है। वो फोर्स या तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है या तो फिर रिपल्सन का हो सकता है, ठीक है। और उस फोर्स का जो क्वांटिटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा इक्वेशन को, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हमें हटा के इसे इक्वलिटी लेना है, दैट मीन्स यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा K, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। दिस इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, ओके। एंड K इज ऑल्सो नोन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म है एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है बेसिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है
8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब रिगार्डिंग इस प्रॉपर्टीज, कट कर इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। सो नंबर 1 इज it may be attractive and repulsive। ठीक है, इसका नेचर अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। कब हो सकता है? अगर कोई दो चार्ज है Q1 एंड Q2, अगर दोनों चार्ज के बीच साइन पॉजिटिव होगा तो ये अट्रैक्टिव होगा, और अगर दोनों के बीच साइन नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्टिव होगा, सॉरी रिपल्सिव होगा। ठीक है, अगर दोनों सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सन होगा दोनों में। ठीक है, केस 1 एंड केस 2, इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर चार्ज इज नेगेटिव, देयरफॉर हियर attractive force generated। ओके, सो इन दिस केस अगर एक चार्ज हमारा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव हो तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज इट obeys the inverse square law। ये भी हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, दैट इज F is directly proportional to 1/r square। नंबर 3 इज इट इज सेंट्रल फोर्स मीन्स सेंटर टू सेंटर ये वर्क करता है। मीन्स अगर ये कोई एक चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच होगा, दैट इज कॉल्ड इट इज अ सेंटर फोर्स। एंड नंबर ओके the fourth number of force is strong nuclear force। so what is strong nuclear force? so strong nuclear force basically क्या होता है कि हमें पता है कि साइज ऑफ एटम बेसिकली क्या होता है 10 to the power -15 मीटर। अगर साइज इससे मोर देन हो जाता है तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं, वो फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जब तक ये एटम का साइज है तब तक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, जैसे ही इसका साइज इससे इंक्रीज कर जाएगा तो वहां पे जो फोर्स काम करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एटम्स में बेसिकली हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसके पास चार्ज जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, नो चार्ज। सो न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके चारों ओर क्या होता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है, अच्छा इन दिस केस इसमें क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल अगर ले सोडियम का मास नंबर होता है 23 एंड द एटॉमिक नंबर इज 11। सो हियर इलेक्ट्रॉन इज 11 एंड प्रोटॉन इज आल्सो 11। तो ये जो प्रोटॉन है बेसिकली कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, और इन 11 प्रोटॉन्स का जो साइन होगा, जो नेचर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। बट इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है जिसके चलते ये जो साइज है वो मेंटेन होता है। तो इन दिस केस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अगेन अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। सो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात करें अगर इसकी प्रॉपर्टीज की, तो नंबर 1 इज इट इज नॉट अ
सेंट्रल फोर्स, मीन्स ये सेंटर टू सेंटर काम नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। थर्ड वन इज फील्ड एमिशन, फील्ड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स दैट इज पाई मेसॉन्स। ठीक है, पाई मेसॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव पाई मेसॉन्स एंड नेगेटिव पाई मेसॉन, जिसे हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, नंबर 4 इज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इन नेचर, बट ये फोर्स कहाँ काम करता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स हम लोग अगर कैटेगराइज अगर देखा जाए तो फोर्स हमें देखने को जो मिलेगा वो दो तरीके का फोर्स होगा। पहला जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है वहां पे कौन सा फोर्स काम करेगा ऑटोमेटिकली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स है। ठीक है, जैसे अगर इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटी के चलते काम कर रहा है, दैट मींस ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और जहां भी ये तो बेसिकली कांटेक्ट में नहीं था ना, अर्थ इसके कांटेक्ट में किया ना ये अर्थ के कांटेक्ट में, डायरेक्टली यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जहां भी फोर्स अगर किसी भी पार्टिकल से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर वो कांटेक्ट में है और वहां पे अगर फोर्स काम कर रहा है तो उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सपोज अगर मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, ठीक है, बोर्ड में अगर कुछ भी लिख रहा हूं तो इसका पार्टिकल क्या हो रहा है? जाके इस बोर्ड में जाके क्लिंग कर जा रहा है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्लिंग जो फिनोमिना है वो बेसिकली क्या है? वो फिनोमिना हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जहां भी सरफेस से कांटेक्ट होगा तो वहां पे जो फिनोमिना होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रिंग क्लिंग, या तो फिर उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, थैंक यू।